हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजू ग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा चंद्रप्रभा से लौटती बेर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम काव्य खंड डिस्कस कर रहे हैं और ये काव्य खंड के हमारे चैप्टर चल रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चैप्टर्स को एक बार अपनी बुक से ज़रूर रीड करें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इन कविताओं की सारी लाइनों को इन वीडियो में ही समझ लेंगे तो सारे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, तो आप बिल्कुल ध्यान से इन्हें समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, हमारा आज का चैप्टर है चंद्र गहना से लौटती बेर। मतलब चंद्र गहना से लौटती बेर मतलब लेखक जो कवि है हमारे, वो कौन से गांव पहुँचे हैं? गहना नामक एक गांव पहुँचे हैं, जहाँ से वे वापस लौट रहे हैं और उन्होंने वापस लौटते हैं उस गांव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इस चैप्टर में हम उसी गांव के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो ये जो कविता लिखी है, ये कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो पहले हम इनके जीवन की कुछ कड़ियाँ जानेंगे। तो जैसे कि जानते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1911 में, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। बांदा जिले में एक गांव है कमासिन, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आगे इन्होंने प्रयागराज, इलाहाबाद से, जो प्रयागराज है पहले क्या कहलाता था? इलाहाबाद। तो इन्हों का वहाँ से काफ़ी गहरा रिश्ता है। इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा में कंप्लीट की। उसके बाद ये कहाँ पर पहुँच गए? इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की कविताएं या आगे का अध्ययन कहाँ से शुरू किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, है ना। इन्होंने विश्वविद्यालय में जब इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी तो उसी दौरान इनको लिखने का शौक़ हो गया। मतलब ये कविताएं लिखने की इन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी। इनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा। मतलब इनकी जो लेखनी है वहाँ पे कहाँ का योगदान रहा? इलाहाबाद का काफ़ी योगदान रहा। ठीक है, ये पेशे से क्या थे? पेशे मतलब ये प्रोफेशन से तो ये वकील थे, है ना। प्रोफेशन ये वकील थे, पर इनका पैशन क्या था? इनका पैशन था कविताएं लिखना। ठीक है, हुआ क्या, 1900 मतलब सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये किस धारा के कवि थे? ये प्रगतिवादी धारा के कवियों में से प्रमुख माना जाता है। मतलब इन्होंने प्रगतिवादी धारा के जो कवि थे, इन्होंने अपना उनमें एक प्रमुख स्थान बनाया था। अब जो इनकी कविताएं होती थी बच्चों, वो कैसी थी? ये जन सामान्य, मतलब हम आप जैसे जो सामान्य लोग हैं, उनके संघर्ष और उन दोनों में जो प्रकृति, हम लोग हैं किस तरह से प्रकृति को देखते हैं, उसको इन्होंने अपनी कविताओं में प्रदर्शित किया है। मतलब आम जन या सामान्य लोग किस तरह से प्रकृति के दृश्य को निहारते हैं, उन माध्यमों से इन्होंने अपनी कविताएं में वो चीज़ें डाली हैं, है ना। इन्होंने अपनी कविताओं की भाषा को बहुत ही सरल और सटीक रखा है। ठीक है, भाषा इनकी इतनी सरल है कि जितने भी आम आदमी हैं वो इन कविताओं को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और उन कविताओं से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। हमारी कविता की पहली लाइन है, देख आया चंद्र गहना। मतलब मैं चंद्र गहना गांव को देख आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मतलब वे खेत की मेड़ पर अकेले बैठे हुए हैं। ठीक है, एक बीते के बराबर, मतलब एक बित्ते के बराबर, है ना। एक बित्ता आप समझते होंगे जिससे हम लंबाई मेज़र करते हैं। ठीक है, एक बित्ते के बराबर या हरा ठिगना चना। मतलब चने का पौधा तो आप सभी ने देखा होगा, है ना। छोटा सा होता है, ठिगना सा, है ना। तो इसको क्या कहा है लेखक ने? एक बित्ते के बराबर या हरा ठिगना चना, बांधे मरेठा शीश पर, है ना। सर पे क्या बांधा हुआ है? मुरेठा। मतलब एक तरह का सर पे बांधते हैं ना गमछा, जिसको क्या कहा है? मुरेठा कहा है ना। छोटे गुलाबी फल का सजकर खड़ा। मतलब छोटे छोटे उसमें फूल आ गए हैं और वो कैसा खड़ा है? तैयार होकर खड़ा है ना। तो लेखक इसमें कह रहे हैं कि वे चंद्र गहना से लौट रहे हैं। ठीक है, अग्रवाल जी कहते हैं कि गांव की सुंदरता का बड़ा ही मनोरम दृश्य उन्हें देखने को मिला है। ठीक है, वे जब चंद्र गहना नामक गांव घूमने गए थे और जब वे वहां से वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई दिया। उनकी ट्रेन को आने में अभी टाइम था। मतलब जब वे वहाँ पहुँचे तो उनकी ट्रेन को पहुँचने में समय था कुछ। तो उन्होंने क्या किया? वे बैठ गए एक खेत की मेड़ पर और क्या करने लगे? खेत की सुंदरता को निहारने लगे। ठीक है, और
वहाँ पे उगी फसलें और पेड़ पौधों को देखने लगे और इन सभी पेड़ पौधे फसलों का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया है। ठीक है, अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर खेत की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ या आनंद उठा रहा हूँ। ठीक है, आगे चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण मतलब चने के पौधे का उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, वो बोलते हैं कि एक बित्ते की लंबाई के बराबर एक यहाँ पे चने का पौधा है जो खेतों के बीच क्या कर रहा है, लहरा रहा है, मतलब मस्त हवाओं के साथ वो लहरा रहा है। चने के पौधे पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं, है ना, क्या खिले हैं, फूल खिले हुए हैं गुलाबी रंग के, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज के शादी के लिए तैयार हो रहा है। अब इन्होंने चने के पौधे को किससे कंपेयर किया है, दूल्हे से कंपेयर किया है। उसके चने के पौधे में जो फूल लगे हुए हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दूल्हा अपनी शादी में जो पगड़ी पहनते हैं उसके लिए क्या रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी अगली लाइन है, इसमें लिखा है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, मतलब दोनों पास में ही कौन उगी है, अलसी उगी है। ठीक है, हटीली, देह की पतली कमर की लचीली, देह कैसी है, मतलब छोटा सा पौधा होता है पतला सा, किसका, अलसी का पौधा, और कैसा होता है, लचीला होता है, मतलब हवा के साथ कभी इधर कभी उधर ये आसानी से हो जाता है। ठीक है, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दो हृदय का दान उसको, मतलब अलसी ऐसी कह रही है, उसके सर पे कैसे फूल खिले हुए हैं, नीले कलर के। ठीक है, और वो कह रही है कि अगर जो उसको छू लेगा वो अपने आप को से दान कर देगी, अपना हृदय उनको दान कर देगी। तो यहाँ कवि कहते हैं अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है। ठीक है, थोड़ी सी हवा के कारण कभी वो इधर तो कभी वो इधर झुक जाता है, मतलब बहुत ही लचीला होता है। उसकी देह पतली होती है और कमर भी लचीली, कहा है किसने, मतलब कवि ने कहा है अलसी की देह बहुत ही पतली है और लचीली है। ठीक है, और पास में ही क्या है, चने के पौधे भी उगे हुए हैं, तो अलसी की पौधे को क्या कहा है, नायिका कहा है, और चने के पौधे को नायक कहा है। उनके अनुसार नायिका बहुत ही जिद्दी है, कौन जिद्दी है यहाँ पर, अलसी बहुत ही हठीली है ना, इसलिए उसने हठपूर्वक चने के पौधे को अपने मध्य स्थान बना लिया है सॉरी, चने के पौधे के मध्य अपना स्थान बना लिया है। इन पौधों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, किसमें, अलसी में नीले कलर के फूल खिले हुए हैं, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपना प्रेम का इजहार कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अलसी अपने हाथों में फूल पकड़ के अपने प्रेम का इजहार कर रही है, और जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा उसे अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी रहेगी, मतलब जो उसका प्रेम स्वीकार करेगा वो अपना हृदय उसको दान में दे देगी, किसको, चने को दान में दे देगी। ठीक है, अगला है हमारा, और सरसों की ना पूछो। ठीक है, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, सरसों कैसी हो गई है, अब सबसे सयानी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, मतलब अपने हाथों को पीले करके कहाँ पधारी है, ब्याह के मंडप में पधारी है, विवाह के मंडप में पधारी है। फाग गाता मास फागुन, मतलब फाग कौन गा रहा है, फागुन का महीना फाग गा रहा है, आ गया है आज जैसे, मतलब फागुन का महीना आ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फाग गा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ कवि बोल रहे हैं कि मतलब उन्होंने जो खेतों के हैं, खेत मतलब सरसों की तुलना कैसे की है, विवाह के मंडप से की है। अब वो कह रहे हैं खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, खेतों में जो पौधे लगे हुए हैं सरसों के, अलसी के, उनको तो पहले कवि जी ने नायक और नायिका के रूप में हमें दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी सरसों की, जिसको वो कंपेयर कर रहे हैं एक सयानी लड़की से जिसके अब हाथ पीले करने हैं। वो कह रहे हैं वहीं इन सब के बीच में सरसों की तो बात ही कुछ और है, मतलब सरसों की बात ही कुछ और है ना। सरसों के पौधे पूरी तरह से बढ़ चुके हैं, उन पर पीले रंग के फूल भी खिल चुके हैं, मतलब कि अब वो सयानी हो गई है। ठीक है, पीले रंग के फूल खिल चुके हैं, इससे ये तात्पर्य है कि अब वो सयानी हो चुकी है। ये पीले पुष्प सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं, मतलब उसके सरसों में जो पीले फूल लगे हुए हैं और उन पर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, उससे वो ऐसा लग रहा है जैसे कि दुल्हन के हाथों की
मेहंदी चमक रही हो। ठीक है, सरसों की फसल अब पक चुकी है, इसलिए कवि कहते हैं कि कन्या शादी के लायक हो चुकी है ना। सरसों क्या है, पूरी तरह पक के अब तैयार हो चुकी है, मतलब सयानी हो चुकी है। तो कवि कह रहे हैं कि कन्या अब शादी के लायक हो चुकी है, उसे अपने हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में पधारी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपने हाथ पीले करके, जो खेत है उसको क्या क्या कहा गया, उसको विवाह का मंडप कहा गया है। मतलब सरसों अपने हाथ पीले करके खेत के मंडप में पधारी है। ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग, मतलब होली के समय जो गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे फाग कहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना खुद ही फाग गा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारी अगली लाइनें हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। मतलब कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वयंवर हो रहा है। किसका, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है इस विजन में। मतलब प्रकृति का प्रेम अनुराग क्या हो रहा है, हिल रहा है। ठीक है, दूर व्यापारिक नगर से, दूर से देखने से ऐसा लग रहा है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो कहते हैं प्रेम की जो भूमि है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। तो इनसे ये कविता के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक सुंदरता शहर की अलग है। मतलब वहाँ पर गांव की तुलना और शहर की तुलना की है। उनके अनुसार शहर में रह रहे जो लोग हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा पाए। मतलब वे इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता है प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का। निरंतर होते रहे निर्माण से, मतलब शहरों में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ काम ही चलते रहते हैं। कभी ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, कभी ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो उनके पास इतना समय ही नहीं होता है कि इन प्राकृतिक दृश्यों को वो निहार सके। इसलिए उनके मन का प्रेम भाव बाहर ही नहीं आ पाता है। हर जगह सीमेंट कंक्रीट की इमारतें ही दिखती हैं, तो लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य नहीं दिख पाता है। इससे क्या होता है, उनके जो अंदर जो भाव रहते हैं प्राकृतिक, वो बाहर ही नहीं आ पाते हैं। इससे कभी शहर के लोगों को क्या कह रहे हैं, शहर के लोगों को वे कहते हैं कि वे स्वार्थी हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर कभी गांव के प्राकृतिक वातावरण में अलग ही शांति मिलती है। वो कहते हैं गांव के लोग बहुत ही सीधे सिंपल होते हैं, है ना। वह हमेशा प्राकृतिक वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें क्या रहता है, उनके मन में एक अलग ही शांति मिल जाती है ना। तो होता क्या है, चारों तरफ कैसे स्थान होते हैं, सुनसान स्थान होते हैं। इसके बावजूद भी खेतों का जो सौंदर्य होता है वो अपने आप में बहुत ही निराला होता है। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्वयंवर चल रहा हो। सभी सज धज के खड़े हैं, कौन, फसलें, और मंडप भी सजा हुआ है। मंडप मतलब खेत। ठीक है, कन्याएं सजकर अपने हाथ में फूलों की मालाएं लेकर दूल्हे का चुनाव कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कन्याएं सजकर अपने हाथों में फूल की माला ले ली है और अपने पसंद के वर का चुनाव कर रही है। यह लड़की से सरसों एवं अलसी के पौधों का संबोधित किया है। मतलब लेखक ने पहले क्या कहा था, सरसों को एक कन्या कहा था और अलसी को नायिका कहा था। जबकि दूल्हे कौन है, चने के पौधे हैं, है ना। नायक कौन है, चने का पौधे को नायक कहा गया था। ये दृश्य देखकर कवि के अंदर भी क्या हो रही है, प्रेम की भावना जागृत होने लगी है। इसलिए कवि ने व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की यह भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए उन्होंने व्यापारिक नगर मतलब शहर, और प्रेम और प्रिय की भूमि कौन है, गांव, जो कि ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है। और हमारी अगली कविता की लाइन है, और पैरों के तले है एक पोखर। मतलब पैरों के पास, मतलब कवि कहाँ बैठे हैं, खेत की मेड़ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में ही केदारनाथ अग्रवाल जी ने बता दिया था कि वे एक खेत की मेड़ पर बैठे हैं और उस गांव को देख के निहारते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है ना। तो उन्होंने पहले नायक नायिका किनको बताया, अलसी और चने को बताया। ठीक है, जो कन्या शादी के लायक हो गई है वो कौन थी, वो सरसों थी। अब उनके आगे का ये डिस्कस कर रहे हैं और कहते हैं, और पैरों के तले एक पोखर है। मतलब पैरों के पास ही क्या है, एक पोखर है। मतलब ये पानी वाली एक जगह होती है। ठीक है, पोखर उठ रही इसमें लहरियाँ। मतलब पोखर में क्या उठ रही है, लहर उठ रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, नीले नीले आसमान के नीचे जो घास उगी है भूरी सी, ले रही वो भी लहरियाँ। मतलब हवा के कारण वो भी क्या कर रही है, वो भी लहरा रही है। ठीक है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, ठीक है,
चांदी का एक बड़ा सा क्या है, एक गोल खंबा है, ठीक है। आँख को है चमकाता, जो क्या कर रहा है, आँखों को चमका रहा है कई पत्थर किनारे, मतलब किनारों पर क्या है, बहुत ही सारे पत्थर हैं जो पी रहे हैं चुपचाप पानी, मतलब लहरें क्या है, पत्थर को छू के वापस आ रही हैं, है ना। हवा चल रही है तो लहरें बार बार पानी के पत्थरों के पास जा रही हैं और वापस आ रही है, तो इससे क्या लग रहा है कि पत्थर क्या है, चुपचाप बैठ के पानी पी रहे हैं। प्यासे जाने कब बुझेगी, मतलब और ये क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, तो इससे लेखक को क्या लग रहा है कि पता नहीं उन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका भावार्थ समझेंगे। तो भावार्थ में कवि कहते हैं कि वे खेत के किनारे तालाब एवं उनमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर उन्होंने वर्णन इन लाइनों में किया है। अब वो कह रहे हैं कि वे मेड़ पर जहाँ बैठे हैं उसकी दूसरी ओर एक तालाब स्थित है, तालाब मतलब पोखर स्थित है, जो जल में हवा के साथ लहरें उठ रही है, जिसमें क्या हो रहा है, हवा चल रही है तो उसमें क्या उठ रही है, लहरें उठ रही हैं। उसके साथ ही बगल में उगी भूरी घास हिलने लगती है ना। उसके पास ही क्या हुई, तालाब के पास ही कुछ घासें उगी हुई हैं जो क्या कर रही हैं, हवा से वो भी हिल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है, किसका, सूर्य का प्रतिबिंब तालाब में पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि चांदी के खंबे की तरह दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कभी भी नदियों में या इमेज ही देखी होगी कि कभी भी सूरज का जो इमेज पानी पे पड़ता है तो वो एक सीधा सीधा रोशनी तरह से दिखाई पड़ता है। तो उसको लेखक क्या कह रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं चांदी के खंबे से, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, लेखक की आंखों में लगातार चमक रहा है, तो क्या हो रहा है, लेखक को देखने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। अब हम रोशनी को तो डायरेक्ट अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं ना, तो लेखक को क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ ही क्या है, तालाब के किनारे कई सारे पत्थर पड़े हुए हैं और हो रहा क्या है, हवा चल रही है तो लहरों मतलब तालाब का पानी कहाँ जा रहा है, पत्थरों के पास जा रहा है और वापस आ रहा है, वापस जा रहा है, वापस आ रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि पत्थर वहाँ पे चुपचाप बैठकर पानी पी रहे हैं, ठीक है। पर उन्हें ये भी लग रहा है कि पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी, ये क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलते जा रही है ना, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। तो कवि ने इन लाइनों से क्या किया, प्रकृति का वर्णन किया है, जो वे देख रहे हैं उन्होंने अपनी कविताओं में इन चीज़ों को उतारा है। आगे की लाइनों में है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, है ना। चुपचाप बगुला कहाँ खड़ा है, अपनी टांगे जल में डुबाए खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, जैसे ही वो अपना ध्यान लगाकर पानी में खड़ा हुआ है, जैसे ही वो मछली को देखता है पानी में, उसका ध्यान कहाँ चला जाता है, उस मछली की ओर चला जाता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता, मतलब जैसे ही मछली को देखता है चट से उसमें चोंच अपनी दबाता है और क्या करता है, मछली को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, मतलब काली चोंच वाली चिड़िया झपाटे मार के कहाँ टूट पड़ती है, पानी में टूट पड़ती है, मतलब तो ऐसा लगता है कि उसके हृदय पर टूट पड़ी हो। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, मतलब उसने क्या किया, एक उंगली मतलब मछली को पानी से निकाला और जल्दी से आकाश में उड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि किनारे उथले जल में कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं जैसे कि जल में पैर डुबाए सो रहे हैं, मतलब निद्रा में है वे, है ना। ऐसे खड़े हैं एकदम ध्यान मग्न होके, जैसे कि वे खड़े खड़े सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही जल के अंदर कोई मछली की हलचल उन्हें पता चलती है या मछली दिखाई देती है तो वे क्या करते हैं, तुरंत अपनी चोंच को जल के अंदर डालते हैं और झट से मछली को निकाल कर निगल लेते हैं, ठीक है। लग तो ऐसा रहा है कि वह निद्रा में खड़े हैं, पर जैसे ही उन्हें मछली की हलचल जान पड़ती है तो झट से अपनी चोंच को पानी में डुबाते हैं और मछली को निकाल लेते हैं और निगल लेते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जल के ऊपर एक काले रंग के सिर वाली चिड़िया उड़कर चक्कर लगाते हुए तालाब के जल में नज़र रखी हुई है। तो वो भी क्यों नज़र रखी है चिड़िया, क्योंकि उसको भी मछली चाहिए,
ठीक है। जैसे ही जल के अंदर मछली नज़र आती है वह बिजली की तेज़ी से, मतलब जैसे ही उसको जल में मछली दिखी, बिजली की तेज़ी से उसने अपनी चोंच में क्या करी, मछली को दबाया और जैसे ही झट से वो अपने आकाश में उड़ गई। ठीक है। उस चमकती हुई मछली को वो काले माथी वाली चिड़िया अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में दूर उड़ जाती है। मतलब जैसे ही उसको वो मछली दिखी, उसने अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबाया और उड़ गई कहाँ, नीले आकाश में। ठीक है बच्चों। हमारी अगली लाइन है, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से। हाँ, यहीं से जहाँ से भूमि ऊंची है रेल की पटरी गई। तो यहाँ से क्या हुआ, रेल की पटरी निकली है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। मतलब ट्रेन का टाइम नहीं है ना, पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे दृश्य देखने का उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो कवि कहते हैं, जहाँ बैठकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठा रहे हैं, वहीं से कुछ दूर जाकर भूमि कैसी हो गई है, ऊंची हो गई है, जिससे उसके पार देखा नहीं जाता। मतलब कुछ पहाड़ आ गए हो या कुछ पर्वत आ गए हो, जिसके कारण उसके आगे का दृश्य वे देख नहीं पा रहे हैं। उस ऊंची उठी भूमि के दूसरी तरफ ही रेल की पटरियां बिछी हुई है। ठीक है, कहीं कहीं रेलवे स्टेशन है जहाँ से कभी वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं। मतलब उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए जहाँ से वापस जाना है वहाँ पर क्या है, रेल की पटरियां बिछी हुई है। पर अभी ट्रेन आने में काफ़ी समय बाकी है, इसलिए लेखक पूरी फ्री होके खेतों के बीच बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को ताक झांक रहे हैं। मतलब कभी यहाँ का दृश्य निहार रहे हैं, कभी यहाँ का दृश्य निहार रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये सब उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेखक कहाँ से आए हैं, लेखक शहर से आए हैं और वे अभी कहाँ पर है, वे गहना नामक गांव में हैं। वहाँ पे ऐसे दृश्य उन्हें रोज़ रोज़ देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसलिए वो इस मौके को खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की लाइनें ये कहती है, चित्रकूट की अनगर चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। मतलब चित्रकूट की ऊंची अनगर पहाड़ियाँ कहीं ऊंची है कहीं नीची है, दूर दूर दिशाओं तक फैली है। बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। मतलब वहाँ पे कुछ पेड़ हैं रीवा के, वो कैसे हैं, कांटेदार हैं और कुरूप होकर खड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि की नज़रों खेतों से दूर उठकर कहीं दूर जाती है, जहाँ पे उन्हें चित्रकूट की आसमान रूप में फैली हुई ऊंची नीची पहाड़ियाँ नज़र आ रही है ना। चित्रकूट की पहाड़ियाँ कैसी नज़र आ रही है, उन्हें ऊंची नीची नज़र आ रही है, जो ज़्यादा ऊंची नहीं है लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि दूर दिशाओं तक फैली हुई है ना, दूर दिशा तक फैली है, जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती है, उससे भी आगे तक। कवि को ये पहाड़ियाँ उपजाऊ भी नज़र नहीं आ रही। मतलब उन्होंने क्या कहा, बांझ भूमि या बंजर भूमि। ठीक है, क्योंकि उन पर रीवा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा कोई हरियाली नहीं है। मतलब वो पहाड़ियाँ कैसी है, बंजर पहाड़ियाँ है, वहाँ पे सिर्फ कांटेदार वृक्ष है और वहाँ पर कोई भी हरियाली नहीं है। ठीक है, तो इसी आगे है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सग्गे का स्वर टें 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 सुन पड़ता है। ठीक है, कुछ उन्हें स्वर सुनाई पड़ रहा है जो कैसे हैं, टें 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 है ना। वन स्थलों का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। सारस का स्वर कैसे सुनाई आ रहा है उन्हें, टें टें करते हुए। ठीक है, टिरटो टिरटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं पंख फैलाए सारस के संग। तो लेखक का मन क्या कर रहा है कि वो भी उड़ना चाहते हैं दूर सारस के साथ, जहाँ जंगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। मतलब वो भी एक सच्ची प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं उस खेतों जंगल की, पर चुपके चुपके से। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहते हैं, वन में गूंजती तोते और सारस की मधुर आवाज़ का वर्णन किया है। यहाँ पे उन्हें तोते की आवाज़ टें 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 और सारस की आवाज़ कैसी आ रही है, टिरटो टिरटो। कवि को बीच बीच में टें टें तोते की आवाज़ की ध्वनि सुनाई देती है, जो इस शांत वातावरण मतलब चारों ओर जो फैला हुआ है वन के अंदर से ये आवाज़ उन्हें आ रही है। इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहा है ना। उनका मन भी तोते की इस मधुर ध्वनि को ताल से ताल मिलाने के लिए कर रहा है। उनका मन भी कर रहा है कि मैं भी इस संगीत को तोते के साथ गाऊँ। ठीक है, इसी बीच कवि को सारस की आवाज़ भी सुनाई देती है ना, जो कहाँ से आ रही है, जंगल से आ रही है ना, जो कभी कभी
जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। अब जंगल से आवाज़ आ रही है तो कभी तेज सुनाई आती है तो कभी धीमे सुनाई आती है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, वास्तव में सारस के जोड़े आपसी प्रेम का संगीत है। मतलब ये किसका संगीत है, सारस के जो जोड़े हैं उनके आपसी प्रेम का ये संगीत है, जिसे सुनकर कवि यह कल्पना करते हैं कि वह भी अपने पंख फैलाकर सारस के संग उड़कर कहाँ चले जाए, उन्हीं खेतों में चले जाए जहाँ पर कहाँ है, जहाँ पर सारस और उसकी प्रेमिका वहाँ पे मौजूद है। फिर छुप छुप कर सारस के सच्चे प्रेम की वो कहानी सुनेंगे, ठीक है। और छुप छुप कर क्या करना चाहते हैं, सारस की प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं, ताकि कवि द्वारा उन्हें तकलीफ ना हो और वे उड़ ना जाएं। अब वे चुपके चुपके क्यों सुनना चाहते हैं कि वो अगर वे कभी वहाँ पहुँच जाएंगे और सारस उन्हें देख लेंगे तो वे क्या होंगी, उन्हें परेशानी होगी और वे कहीं उड़ के ना चले जाए, इसलिए कवि वहाँ पर चुपके चुपके जाना चाहते हैं। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में इसी प्लेटफॉर्म पे। जब तक के लिए थैंक यू।